नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 28 तारीख मंगलवार को हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने जिस प्रकार न्यायपालिका के संदर्भ में विचार व्यक्त किया वो बहुत ही हास्यास्पद है। सत्य है लेकिन सत्य चुभता है। उस दिन का टॉपिक क्या था? तो टॉपिक ये था कि ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर। ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर। मुख्य न्यायाधीश भी उसमें थे। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने जो यक्ष प्रश्न उठाया वह यह था कि न्यायपालिका में भी जो नियुक्तियां हो वह एक कमीशन के द्वारा हो। हम नहीं जानते कि हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको इस संदर्भ में कितना ज्ञान है, लेकिन हम यह आशा रखते हैं कि चूंकि ज्ञानी हैं इसलिए उस पद पर होंगे। लेकिन फिर हम यह बात भी कह रहे हैं कि अगर ज्ञानी होती तो इस प्रकार से वो बात नहीं करती, और अगर उनका पद अगर मिला है तो इस आधार पर नहीं मिला है कि वो भारत के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं इसलिए वो प्रथम नागरिक हैं। क्योंकि भारत में तो चाणक्य बैठे हुए हैं जो चंद्रगुप्त को पैदा करते हैं। एक से बढ़ के एक बुद्धिजीवी हैं, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक बैठकर सलाहकार हैं, अद्भुत ज्ञान के हैं, एक से एक प्रोफेसर हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उन सबों को पछाड़ते हुए द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी। यह अद्भुत है। यह साधारण घटना नहीं है। आप भाजपा में देखें, बगल में बैठे हुए लाल कृष्ण आडवाणी टकटकी नजर से देखते रहे। क्या उनके साथ न्याय हुआ? नहीं। क्या भाजपा के शीर्ष नेता ने उनके साथ न्याय किया? नहीं। आपको इसीलिए बैठाया गया है कि आप सरकार के हर बात में हाँ करेंगे या सरकार के एजेंडा को बढ़ाएंगे, जो काम आडवाणी जी नहीं कर सकते थे। लेकिन उससे हम अलग हट के आज बात करें जुडिशरी पर, क्योंकि आपने जो बात छेड़ दिया है, राग छेड़ दिया है, तार छेड़ दिया है, वह पूरे भारत को झंकृत कर दिया है। और वह क्या है? एक आयोग। और आपने कहा क्या कि जिस प्रकार से कलेक्टर की नियुक्ति हो रहा हो देश भर में डायरेक्ट योग्यता के आधार पर, उसी प्रकार से एक आयोग बने जिसके आधार पर जजों की नियुक्ति हो। पहले इसके लिए हमको यह समझना होगा कि जज की नियुक्ति कैसे होती है। आप कितना समझते हैं मैं जानता नहीं। यह बात सत्य है कि आपके हस्ताक्षर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं। आपको इस बात की बहुत पीड़ा है कि आयोग नहीं बना है, आयोग बनना चाहिए। आखिर आप जो पद पर बैठे हुए हैं मना कौन कर रहा है? बोलते हुए जीभ नहीं कटा आपका? अरे आप करने वाले व्यक्ति हैं, आह्वान क्यों कर रहे हैं? आपका एक आदेश सरकार के लिए शिरोधार्य है। आप आदेश क्यों नहीं देती हैं भाई कि सरकार इस बात को लागू करे, सरकार इसके लिए संविधान संशोधन करे। जब महिला आरक्षण विधेयक को विशेष सत्र बुलाकर 8 वर्ष बाद लागू करने की व्यवस्था में उसको 2003 का रूप दिया जा सकता है, नारी बंधन विधेयक, जिसका अभी निकट भविष्य में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। तो फिर न्यायपालिका के लिए क्यों नहीं इस प्रकार का विधेयक लाया गया? इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसके लिए जवाबदेह आपकी सरकार है, आप हैं, आप सरकार के मुखिया हैं। आप जो बात बोले हैं वह शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि इसलिए कि आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में विधान है, आपके हस्ताक्षर से कानून बनता है। आप आज भारत के निर्माता हैं, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। फिर भारत के भाग्य विधाता होने के बाद इस प्रकार का आंसू बहाना देशवासियों को अपने देश के प्रथम नागरिक से शोभा नहीं देता है। इसलिए
आप पहले यह जाने कि न्यायपालिका में नियुक्ति कैसे कैसे होती है, और जनता को भी जानना चाहिए आपके माध्यम से, जिस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, जिससे आप नहीं किए हैं, बच गए हैं। आप एक शॉर्टकट मेथड निकालकर पॉलिटिकल राग छेड़ने का काम किया। राष्ट्रपति का काम राजनीतिक राग छेड़ना नहीं होता है। राष्ट्रपति सबों के होते हैं, देश की समृद्धि के लिए होते हैं, जन जन के होते हैं। चूंकि आपको हर एक व्यक्ति का वोट आप में समाहित है, चूंकि जो जनता अपने नेता को वोट देकर जिताया था, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो और राज्यसभा के सदस्य हो, तो वही लोग वोट देके आपको जो है सो जिता के वहां आसन पर बिठाने का काम किया है। इसलिए आप अप्रत्यक्ष रूप से इस जनता के जन भागीदार के प्रतिनिधि हैं। यह साधारण घटना नहीं है जो आपने बोला है, और आप जो कह रहे थे उसको हम अगर खुलेआम कहें, जिस शब्द का आपने प्रयोग नहीं किया है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसका आपने प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है। वह सरकार के दिया हुआ व्यवस्था है, वह न्यायपालिका के द्वारा दिया गया व्यवस्था है। तो आप विरोध करने के लिए नहीं, आप नई व्यवस्था लाने के लिए हैं। क्योंकि आप सरकार है, आपकी व्यवस्था है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, कानून बनाने वाले नीति आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, कैबिनेट आपका है। फिर यह किस राग को आपने छेड़ा है? फिर हम आगे चलें। हम लोग जहां रहते हैं न्यायपालिका में, वहां न्यायिक परीक्षा के द्वारा ठीक वैसे ही जैसे कलेक्टर की नियुक्ति होती है, उससे भी कड़ा परीक्षा से जुडिशियल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और जुडिशियल अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है राज्य स्तर पर, एक है लोअर ग्रेड जुडिशियरी, तो लोअर ग्रेड जुडिशियरी में मजिस्ट्रेट का नियुक्ति होता है। और आप जाने सेठी कमीशन का जो रिपोर्ट है, सेठी कमीशन मतलब सेठी आयोग, वह भी आयोग है। यह नहीं कि कुछ बोल दिए, अभी जिस आयोग की आप चर्चा करें उसका गठन नहीं हुआ है, उसका प्रतिवेदन नहीं है, लेकिन एक आयोग सेठी आयोग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मोहर है। सेठी आयोग ने कहा कि राज्य में जनसंख्या के अनुपात में न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, जज हो, चाहे वह जिला जज में हो या राज्य के जज में जज हो या राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में जज हो, उसका अनुपातिक प्रणाली होना चाहिए कि भारत का जो जनसंख्या आज 140 करोड़ हम लोग कहते हैं, उसके अनुपात में जज हो। यह किसका दायित्व है कि जज का नियुक्ति नहीं हो रहा है? यह किसका दायित्व है कि जज का संख्या बढ़ाया जाना चाहिए? यह तो वही हुआ कि कर्ण के मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देती है। आप धर्म के आसन पर, विक्रमादित्य के आसन पर बैठे हुए हैं, और आप इस बात के लिए रो भी रहे हैं कि न्यायपालिका में न्याय जल्दी नहीं मिल रहा है, न्यायपालिका को ऐसे होना चाहिए तो न्यायपालिका को वैसे होना चाहिए। आप करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप उस पद पर बैठे हुए हैं। अगर दूसरा कोई एडवोकेट कहता या दूसरे अधिकारी करते या दूसरा विंग कहता तो शोभा दे सकता था, क्योंकि आप उसके सुप्रीम कमांडेंट हैं। आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज, आपके द्वारा हाईकोर्ट के जज की नियुक्तियां होती है। आपकी यह सरकार है। आपने कभी सरकार को यह बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 34 जज की व्यवस्था है उसको 134 कर दिया जाए, 140 कर दिया जाए? चूंकि 1 करोड़ की जनसंख्या पर भारत में एक कम से कम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए। अगर वह व्यवस्था को आप लागू करते हैं तो 140 जज सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, और उससे ज्यादा जज बहाल करने के लिए सेठी कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया है। आप उसी प्रकार हाईकोर्ट में देखें, भारत में सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं। उसके जजों की संख्या 4 गुना बढ़नी चाहिए जितना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अभी 24 करोड़ है। आप फिर भी जो सृजित पद है, सृजित पद पर भी आधे जज काम कर रहे हैं। इसके लिए आप कभी सरकार को कहे? इसके लिए कभी आपने आंसू बढ़ाया? एक तरफ तो बहाली एक मुद्दा है जो सेठी कमीशन का प्रतिवेदन है, जिसको आप मानते नहीं है, एक कमीशन को, जिसके प्रतिवेदन को आप लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके प्रतिवेदन को लागू करने के लिए आपने कभी पत्र नहीं लिखा है।
और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक ऐसा कमीशन बने जो कि भारत में जजों का नियुक्ति हो। मैं हर पहलू को टच करना चाहूंगा, इसलिए कि हम अभी नीचे के बात कहें, नीचे स्तर पर मजिस्ट्रेट की जो बहाली हो रही है, तो मजिस्ट्रेट का बहाली जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में होता है, उसका भी वेतन सिटी कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर जो कलेक्टर का वेतन है, जिला जज, जिलाधीश का, जिलाधिकारी का वेतन है, उसके वेतन से अधिक होता है, उसका सुविधा वगैरह अधिक है। वह इसलिए है कि ईमानदारी बरता जा सके। और आपको यह बात बोलना चाहिए कि न्यायपालिका में कितनी ईमानदारी है, यह आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। अगर न्यायपालिका में रत्ती भर भ्रष्टाचार है तो वह आप भ्रष्ट हैं, क्योंकि आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप उसके गार्जियन हैं। आपके दस्तखत से जज की अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। अब हम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बात करें तो अपर जिला सत्र न्यायाधीश भी राज्य स्तर पर जो नियुक्तियां होती है उसके आधार पर एक कमीशन के माध्यम से, राज्य में जो कमीशन होता है हर राज्य में, उसके माध्यम से उसकी नियुक्ति होती है। जो जिला जज बनते हैं फिर हाईकोर्ट में जाते हैं। अगर उनका उम्र बचा रहे तो हम नहीं जानते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन हाईकोर्ट के जज तक वो बन जाते हैं। अब तीसरी नियुक्ति में जिसके बारे में आप गंभीरता से चर्चा करना चाह रहे थे उसको हम टच करें। तो आप शायद भूल गए हैं कि न्यायपालिका में जो कॉलेजियम व्यवस्था है वह वर्तमान में अस्थायी व्यवस्था है और सरकार इसके लिए मजबूती से विधान अगर लावे, सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, जो सरकार आप ही हैं, सरकार के मुखिया आप हैं, आपके नाम से भारत सरकार चलती है, वह कुछ भी विधान बना सकती है और आपका हस्ताक्षर होकर कानून बन जा सकता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था में यह बताया गया है कि 45 वर्ष से नीचे का व्यक्ति हाईकोर्ट का जस्टिस नहीं हो सकता है। 10 वर्ष हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही एलिजिबल होगा। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही योग्य होगा कि वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन सके। वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आगे हम देखें, एक तो हम यह देखें कि 10 वर्ष का अनुभव तो लिखा हुआ संविधान में है, लेकिन 10 वर्ष नहीं, वो तो लगभग 20 वर्ष का एक्सपीरियंस होल्डर कम से कम हाईकोर्ट का जस्टिस बनता है। और इस प्रकार से देखें तो ऐसे व्यक्ति को जस्टिस रिकमेंड करते हैं जिसके बारे में वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और उसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था है। 5 सदस्यीय कॉलेजियम होता है हाईकोर्ट में जो रिकमेंड करता है कि ये व्यक्ति जो है उचित है, योग्य है, सक्षम है, ज्ञानवान है, विधि का जानकार है, और इसको जो है हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर आपको विश्वास नहीं है, हमारे जो न्यायमूर्ति हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, अविश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है या आम आदमी के द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार एक राष्ट्रपति के द्वारा एक अपने ही न्यायमूर्ति पर अविश्वास करना यह गंभीर बात है। फिर उसका कैसे कैसे विजिलेंस का क्लियरेंस होता है, सरकार उसको रिकमेंड करती है, सरकार फाइल बढ़ाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, अप्रूवल होता है, तब आपके यहाँ जाता है। आप जब हस्ताक्षर कर देती हैं तब आपके यहां से वारंट निकलता है जजेज की नियुक्ति के लिए। और यही प्रक्रिया लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस प्रकार से जजेज की अपॉइंटमेंट होती है। आपने इतनी गंभीर प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया, कॉलेजियम व्यवस्था का एक मखौल बना दिया, वो भी चीफ जस्टिस के सामने में, पूरे समाज के सामने में। आखिर आपको परिवर्तन करने से रोक कौन रहा है? आप तो सरकार हैं, आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, आपका कैबिनेट है,
सब कुछ आपका है। तो करने वाले व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। आपने कितने पत्र इसके लिए अपने प्रधानमंत्री को लिखा कि यह व्यवस्था आप लागू कीजिए? कहीं जाके किसी सभा में कुछ बोल देना जिससे भारत की गरिमा कम होती है, क्योंकि यह मैसेज विश्व में जाता है कि भारत में राष्ट्रपति ने बोला है ये बिंदु की कमी है, इसको इस कदर अच्छा होना चाहिए, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने दिया है कि ये सब चीज कमी है। जो राष्ट्रपति भारत की कमी को विश्व के पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। हम यह नहीं कर रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें उस कमी को रखने से पहले, चूंकि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, उसका निवारण करना चाहिए, ताकि भारत विश्व में मजाक न बन सके। भारत की न्यायपालिका के विश्व में बड़ी तारीफ होती है, यहाँ के जजों की योग्यता की विश्व में बड़ी प्रशंसा होती है। विश्व के जज यहाँ के जज से प्रेरणा लेते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यहाँ के जज का जब तुलना किया जाता है दुनिया में, एक से एक उत्तम कोटि के जजमेंट यहाँ के हमारे न्यायाधीश न्यायमूर्ति पारित करते हैं, और उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। आखिर प्रश्न चिन्ह लगाने का नहीं, आप घर के गार्जियन हैं, प्रश्न करने वाली आप नहीं हैं। आप विपक्ष की नेत्री नहीं है जो आप सवाल कीजिएगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप लोकसभा में किसी दूसरे दल के नेता नहीं, आप सरकार हैं, हम सबों के पूरे भारत के प्रथम नागरिक हैं। आपके जिम्मे समस्त जवाबदेही है, आप देश के शासन अध्यक्ष हैं, और इस प्रकार से आप न्यायपालिका पर प्रश्न उठाते हैं। अगर आप कुछ वास्तव में करना चाहते हैं तो लिखित पत्र दें, और अगर आपके आदेश का पालन नहीं होता है तो आप पद का परित्याग कर दें, ताकि दिखे कि नहीं, भारत में एक राष्ट्रपति थी जिसका बात अगर सरकार नहीं माना तो अपने पद से परित्याग दे दिया है। स्पष्ट होता है कि आप जो बोलते हैं, बोलता तब है जब उसकी बात सरकार नहीं मानती है। पद पर बने रहना भी और आलोचना करना भी यह ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे में विपरीतार्थक स्थिति बनती है, जबकि सरकार और राष्ट्रपति दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। आप जो अभिभाषण करती हैं वह सरकार का योजना होता है। आप जो बात लोकसभा या राज्यसभा दोनों मिलाकर सदन को संबोधित करती हैं वह सरकार का एक चेहरा होता है, और इस प्रकार से सरकार का आलोचना करना एक राष्ट्रपति के लिए देश हित में कदापि ठीक नहीं कहा जा सकता है। इस पर विचार होना चाहिए, जनमानस को भी इस पर विचार। हम इसके विरोधी नहीं हैं कि कोलिजियम बने, कोलिजियम रहे, कोलिजियम हटे, आयोग बने न बने, जिस करार सरकार नीति बना रही निश्चित रूप से वो चाहेगी कि बेहतर न्यायिक व्यवस्था हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था हो जिसमें अच्छे जज आ सके, योग्य जज आ सके। हर चीज में गुण और दोष होता है। मैंने अभी गुण बताया, इसके दोष भी बहुत है। आप जो दोष की तरफ इशारा कर रहे थे वह यह था कि पैरवी और सिफारिश पर भी लोग बन रहे हैं। आप ख्याल रख सकते हैं, राजनीति में भी लोग बड़े बड़े पद पर पैरवी और सिफारिश से ही बैठते हैं। अगर पैरवी और सिफारिश नहीं हो तो द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। लेकिन वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसके तहत आप बनते हैं, और यह न्यायिक व्यवस्था है जिसके तहत न्यायमूर्ति बनते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।